नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आप जानते हैं पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरह से भारत ने उसको रिटेलिएट किया, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हैं। हम लोग जो देख रहे हैं, जितनी समझ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, उसके आधार पर बता रहे हैं। तो हमारे साथ आज हैं रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर यश मोर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आप जय हिंद। बताने की जरूरत नहीं है, ये डेकोरेशन अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इंडियन आर्मी के मेजर हिस्सा रहे हैं, यूएन में काम किया है, बांग्लादेश में रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि बांग्लादेश में जब वो थे तो उसी ब्लॉक में थे जहां पाकिस्तानी लोग रहते थे। मुकाबला किया है, आर्मी की जिंदगी जी है। और एक और बात जो अक्सर नहीं होती है आर्मी के लोगों में, कम लोगों में होती है, कि जबरदस्त पढ़ाई करते हैं। आप ट्विटर पर जाएंगे तो देखेंगे कि लगातार ऐसी बातें कहते हैं कि कई बार लगता है यार, इंटेलेक्चुअल्स तो आर्मी के अंदर भी काफी होंगे। डॉक्टर यश को हम लोग जानते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इस पूरी चीज के बारे में जरा एक एक्सपर्ट से समझा जाए कि असल में हो क्या रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से टेररिस्ट कैंप की बात करता रहा है कि हमारे यहां नहीं है, उसकी हकीकत क्या है। कश्मीर के बारे में मैं जानता हूं कि 1980s के बाद ही ऑपरेशन टोपाज जो शुरू हुआ था, 1000 कट्स वाला, जो उनकी थ्योरी थी। और जिस तरह से कश्मीर के अंदर, एक और बात बता दूं फिर मैं डॉक्टर साहब को दे रहा हूं, कि वहां पे पहले आए कि कश्मीर की आजादी के लिए होंगे, और उसके बाद जो कश्मीर की आजादी की बात कर रही थी, उन सब तंजीमों को खत्म किया गया, हिजबुल मुजाहिदीन और ऐसी तंजीमों को डाला गया जो पाकिस्तान के साथ मर्जर की बात करती थी। यहां तक कि जो सबसे बड़ा कश्मीर में नेता था इस तरफ का, गिलानी, उससे एक बार पूछा गया कि आप पाकिस्तान की आजादी से क्या समझते हैं, तो उसने कहा कश्मीर की आजादी का मतलब है पाकिस्तान में मर्जर। तो कश्मीर के बारे में तो मैं जानता हूं, लेकिन अब मैं यहां पे खुद को रोक रहा हूं। सर, ऑल योर्स, देयर इज नो क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि आप जरा डिटेल से किस तरह से इन चीजों को देख रहे हैं वो बताएं। पहले तो अशोक जी, आपके चैनल में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और जब से अरे सर, आपने जब से टीसीएच चैनल शुरू किया, तब से मैंने आपको देखना शुरू किया और मैंने आपकी ग्रोथ भी देखी है। क्योंकि आज देश के अंदर बहुत कम लोग हैं जो निर्भीक, निडर ढंग से और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेके आते हैं। मैं हिस्ट्री का इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ जितना आप हैं, लेकिन मैंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास को बहुत नजदीक से पढ़ा है। मैंने 1857 से लेके बाद में बहुत नजदीक से पढ़ा है। मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ या तो खेती करते थे या फौज में थे। इसलिए हम बहुत सिंपल लोग हैं। इसलिए हमारे हमारे दिलों में किसी के लिए, ये भी लोगों को मेरे से इशू है कि आई एम अ पर्सन विद जीरो हेट। तो मुझे किसी से कोई घृणा नहीं है। और जब भी काम किया मैंने फ्रंट लाइन पे रहा। मैं इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ, फ्रंट लाइन पे रहा, अपनी फैमिली का पहला ऑफिसर हूँ। फादर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन रिटायर हुए थे। मैंने पंजाब इंसर्जेंसी को बहुत नजदीक से देखा एज ए कंपनी कमांडर। मैंने पुंछ राजौरी में 3 साल ऐसे लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन देखा है जब ये शुरू हो रहा था। और मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। ये बात कर रहा हूँ 87, 88, 89 के दौर की। उसके बाद मैं अलग अलग हिस्से में, मैंने कश्मीर में काम किया है, कठुआ, सांबा, इस रीजन में काम किया, छमजौड़ियाँ और आपके पल्लावाला और नौशेरा, यहाँ बहुत काम किया है। और फिर साउथ कश्मीर में जहाँ काफी मैंने स्मॉल टीम ऑपरेशंस में, कोवर्ट ऑपरेशंस में, और एक्चुअली जो आप बता रहे हो, मैंने इन तंजीमों को नजदीक से देखा है। और अशोक जी, बड़े प्यार से, बड़े ढंग से, प्रोफेशनल ढंग से इनकी हमने कमर तोड़ के रख दी थी। इनकी ये चूहों की तरह घूमते थे, जो उनको पता लग जाए। मेरा कोड नेम वहां दिलावर था कि दिलावर साहब की कोई टीम यहाँ घूम रही है, भाई छुप जाओ। लोगों को भी ट्रस्ट नहीं करते थे। वो आगे बात आएगी तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें इन लोगों को कैसे लड़ना है। इनके लिए यू हैव टू थिंक फास्टर देन देम। इनको हम, एंगर इज नॉट अ स्ट्रेटजी, जिंगोइज्म नॉट अ स्ट्रेटजी, है ना। ध्यान से सोच समझ के, हमारी सिखलाई है, हमारी सोच है। तो ये सब ट्विटर करते हुए, ट्विटर पे गंदे नारे लगा के तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते। हाँ, वो वही मैंने कहा ना, एंगर इज नॉट अ स्ट्रेटजी एंड जिंगोइज्म इज नॉट अ स्ट्रेटजी। अगर दुश्मन को हराना है तो माइंड से हराना है। इसीलिए आपको पता होगा, मैंने उडा लूप की बात की थी। मैं पढ़ाता रहा हूँ ऑफिसर्स को। अच्छा, मैंने फौज में पढ़ाया भी बहुत है मैं जी। उस्ताद भी रहा हूँ वहाँ, ऑफिसर्स को पढ़ाया भी है कि किस प्रकार से आपने एनिमी से हर स्टेज पे 2-4 कदम आगे रहना है। चलो, वो फौज की बातें छोड़ देंगे। लेकिन पाकिस्तान फौज का मुझे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इसलिए क्रिएट हुआ, जब मैं पुंछ में पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ था, तो मुझे किसी ने कहा, सर ये किताब पढ़ें आप, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, स्टीफन कोहेन की पहली किताब थी।
हम सोचते थे ये तो हमारे जैसे हैं, तब तक हम सोचे ये तो हमारे जैसे हैं, वही बातें करते हैं, वही गाने देखते हैं ये। लेकिन तब मुझे पता कि लगा कि नहीं, जियाउल हक के दौर में, उससे पहले अयूब खान के दौर में पाकिस्तान आर्मी का बहुत चेंज हुआ है, उनका सब कुछ चेंज। अब उनमें और हमारे में कुछ भी सिमिलर नहीं है। हमारी जर्नी अलग रही है, 1947 के बाद उनकी जर्नी अलग रही है। तो उनकी आर्मी के अंदर रिलीजन का बहुत जबरदस्त तरीके से रेडिकलाइज करने के लिए किया गया है। और आपको हैरानी की बात यह होगी अशोक जी कि आर्मी की बात बाद में करूंगा, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, ये पूरे के पूरे अलकायदा ने इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। ये ज्यादा जो जहां जहां ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो है। और उसके अलावा एक बहुत खतरनाक तंजीम है, वो AK-47 लेके नहीं घूमते हैं, हिजबुत तहरीर। वो लोगों के माइंड को अफेक्ट करते हैं, उसमें बुद्धिजीवों को ढूंढा जाता है। वो मैंने देखा, उसमें भी पाकिस्तान के काफी ऑफिसर्स जो है उस तंजीम का हिस्सा भी थे। तो वहां धीरे धीरे ये जो है, ये जो आसिम मुनीर ने कहा, ये जहर काफी दिनों से चलता रहा। उसी का नतीजा है कि आज जितनी मार पाकिस्तान की फौज खा रही है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हर तरफ, और उनका काम करने का भी बहुत खराब तरीका है। पहली बात तो ये है। दूसरा, बाय कैरेक्टर, क्योंकि उन्होंने सत्ता उनके हाथ में रही है, खून मुंह को लगा हुआ है, वो बहुत बॉस है अपने देश के, पुलिस की कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई चलती नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि आप कोर कमांडर हैं, आप जनरल हैं, तो आप भगवान हैं वहां पे। तो यू दे आर लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स। ये जमींदार हैं, ये जमींदार हैं, उस लेवल के हैं ये। तो इनको फिर जो है इतनी आदत लग जाती है इनको पैसे की, करप्शन की, और जो है रिटायरमेंट के बाद भी ये कहीं ना कहीं फौजी फाउंडेशन के अंदर फंसे रहते हैं। और वहां से जो है ये अपना अपना बच्चे इनके सब, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज इनको इनकी वो करती हैं, तो इनके बच्चे सब के सब जो है विदेश चले आते हैं। तो बाय एंड लार्ज इस तरीके का इनका जो है, इनका कैरेक्टर, जवानों के साथ इनका कनेक्ट नहीं है जैसे हमारे इंडियन आर्मी में। हमारे इंडियन आर्मी में हमारे ऑफिसर एक्चुअली वी लीड फ्रॉम द फ्रंट। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में हूं। आप कारगिल की कैजुअलिटीज देखो तो ऑफिसर टू मैन जो कैजुअलिटीज है वो हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर, हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर। तो वी टेक प्राइड, वी लीड फ्रॉम द फ्रंट। वैसे ही हमारा सिलेक्शन होता है, वैसे हमारा प्रमोशन होता है। उनके केस में दे लीड फ्रॉम द बैक। और उनकी तो पाकिस्तान आर्मी की और उन्होंने ये पूरा का पूरा, आपको पता है जब रशियन आर्मी आई थी अफगानिस्तान में, वहां इन्होंने काम सीखा। ISI ने, CIA ने इनकी मदद करी, और पेट्रो डॉलर्स ने पैसा दिया इन लोगों को। तो वहां इन्होंने सीखना शुरू किया ISI ने, पाकिस्तान आर्मी ने, कि अरे तो बहुत खाली लोग बैठे, इनको AK-47 दो, ट्रेनिंग करो, इनको अफगानिस्तान भेज दो। जब वो बंद हो गया, उसके बाद इन्होंने पंजाब पे नजर डाली और फिर जम्मू कश्मीर पे। तो ये इनका बैकग्राउंड है, इनकी आर्मी का, इनका वो है। तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर ये एंटी इंडिया अगर वो ना चलाएं, तो इनका अस्तित्व उनके देश के अंदर खत्म हो सकता है। एक सवाल ये पूछना था, पहलगाम में जिस तरह का हमला हुआ, टूरिस्ट पे पहली बार हमला हुआ, आप मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हुआ तो, छोटे मोटे हमले जानता हूं मैं, लेकिन बड़ा हमला इस तरह का टारगेटेड टूरिस्ट के ऊपर पहली बार हुआ। इसके पहले टूरिस्ट पे हमला नहीं होता था। और उसके बाद पाकिस्तान ने पूरा एक नैरेटिव चलाया। अगर उस समय पाकिस्तान के हैंडल्स देखिए, अखबार देखिए, टीवी देखिए, पूरा एक नैरेटिव चलाया कि जी इंडिया ने ये तो खुद कर लिया है। मतलब ये एक ऐसा बेवकूफाना नैरेटिव है जिसको कोई बच्चा भी अगर गौर से सुनेगा तो कहेगा क्या तमाशा है। जिस चीज को लेकर हम इंटरनेशनल मंच पे जाते थे कि वहां टूरिस्ट आ रहे हैं, चीजें नॉर्मल हो गई हैं, उसको हम क्यों डिस्टर्ब करेंगे। ये मतलब ये तो बात भी नहीं इस पे करना चाहता था, लेकिन नैरेटिव चूंकि उन्होंने चलाया है। और अब जब इंडिया ने हमला किया है, टारगेटेड हमला किया है, और ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमला टारगेटेड है, वो कह रहे हैं मरकज पर किया है, मस्जिद पर किया है, लेकिन सब जानते हैं कि उन्हीं जगहों पर सारा का सारा जो इनका भर्ती अभियान, ट्रेनिंग अभियान, जिनको ये मुजाहिद कहते हैं, जिन टेररिस्ट को मुजाहिद कहते हैं, उनका सारा खेल वहीं चलता है। इस पूरे को आप कैसे देख रहे हैं? पहलगाम हमले पर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी टिप्पणी करें कि क्यों हो सकता है वो। बहुत क्लियरली अशोक जी जो इनका पैटर्न नजर आता है, एग्जैक्टली वही पैटर्न जब बिल क्लिंटन आए थे 2020 के अंदर, और जब तब छठी सिंहपुरा में इन्होंने 36 सिखों को निकाल के घर से मारा था। तो इनका पैटर्न क्लियर आता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US इज हियर। दूसरी चीज, टूरिज्म, पिछले साल 2 करोड़ से ऊपर लोग कश्मीर विजिट करके गए, और इस बार तो ना कोई होटल खाली है, ना शिकारा अवेलेबल है, फ्लाइट फुल चल रही है, कैब वाले, टैक्सी वाले सब बुक्ड हैं, पोनी वाले बुक्ड हैं, सारी जगह ये लोग सब भरे थी हुए हो गया, ये सब हैं। थी हो गया है, नहीं थी हाँ, था।
हो ये गया। सारी चीजें चल रही थी। और ये जो 370 के बाद इन्होंने काफी कोशिश की आग लगाने की, वो सक्सेसफुल नहीं हुए, इलेक्शन हो गए, अब ट्रेन चलने वाली है डायरेक्ट। तो ये सारी की सारी 5-6 चीजें थी जो कि एक पॉजिटिव स्पिन था, पूरा का पूरा दुनिया देख रही थी। भारत G20 में भी हमने 1-2 मीटिंग करी श्रीनगर के अंदर, अच्छे इलेक्शन हो गए हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई है। तो ये सारी की सारी चीजें थी, इन्होंने कहा अब कुछ बड़ा करना चाहिए, और बड़ा करने के लिए पहली बार यू आर राइट, और इस तरीके से कभी अदर देन छठी सिंहपुरा या कुछ आपको पता है उससे पहले जो कश्मीर पंडितों के साथ इन्होंने किया, बट उसके बाद कभी भी इन्होंने ऐसे कि धर्म पूछ के, औरतों को बच्चों को अलग करके, चुन चुन को 20-25 मिनट ऐसे मारते रहे जैसे कोई वीडियो गेम है, बहुत ही। और उनका सिलेक्शन, ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन, टाइम, उसकी रेकी, उसकी सारी की सारी चीजें जो है, ये एग्जैक्टली जो इस तरीके से ISI काम करता है, उनके हैंडलर काम करते हैं, लश्कर तोयबा काम करता है, ये एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स डायरेक्ट कल्पेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इन दिस। और इसके बाद भारत ने जिस तरह से हमले किए हैं उसको आप कैसे देखते हैं, जो देखो टारगेटेड अटैक किया गया? आई मस्ट सल्यूट आवर डिप्लोमेटिक लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री लीडरशिप कि टाइम लिया। और आज बहुत बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है, सबको पता है ऊपर सैटेलाइट्स घूम रही हैं, कई देशों की सैटेलाइट्स, हर चीज आपकी, आप मैं बता नहीं सकता, किसी एयरफील्ड से आप कोई भी जहाज उड़ता है तो फट से पता चल जाता है किस एयरफील्ड पे क्या हो रहा है। दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी आज के दिन। उसके होते हुए एक डिसेप्शन करना कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, और ये करना खबर अखबारों में कि जी हम तो ये विक्ट्री परेड होगी मॉस्को की, उसके बाद इंडिया कुछ करेगा, और सडनली रात को आई डोंट थिंक एनीवन, सो वी हैड शॉक, वी हैड सरप्राइज, वी हैड डिसेप्शन बिल्ट इनटू दिस। तो बहुत बढ़िया तरीके से किया। टारगेट जो चुने, POK में पहले भी हमने हिट किया है, लेकिन जो पंजाब के अंदर हिट किया है, खासतौर पे भावलपुर, खासतौर पे मुरीद के तो हमारे सामने नजर आता था। मैंने अमृतसर में काफी दिन नौकरी करी है वहां पे, और मुरीद के एक बहुत ही लुक्रेटिव टारगेट था, क्योंकि सबको पता है ये लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर। सो सिलेक्शन ऑफ टारगेट, टाइमिंग ऑफ अटैक, कोऑर्डिनेशन तीनों सेनाओं के बीच में, और होल ऑफ ए नेशन अप्रोच जिसको कहते हैं, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल लीडरशिप की बैकिंग होना, एंड सारे अपोजिशन पार्टीज का साथ देना, ये अपने आप में एक बहुत काबिले तारीफ चीज है। दिस शोज इंडिया कैन डू व्हेन इंडिया डिसाइड्स। और बदले में जो पाकिस्तान ने किया हमारे पुंछ में और हमारे कुपवाड़ा में, दो जो LOC के पास की जगह है, वहां पर अटैक करके इन्होंने कल 12-13 बच्चों को और लोगों को मार दिया। मतलब वो शहरी थे, नागरिक थे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कभी पाकिस्तान ने भी नहीं ये ब्लेम किया है कि वहां पर कोई आतंकवादी हो सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने लगातार शेलिंग की और उसमें हमारे लोग मारे गए। ये क्या है? ये ऑप्टिक्स क्रिएट करना है पाकिस्तान के लोगों, क्योंकि आप देखिए, मतलब हंसी आती है इस पर कि वहां का डिफेंस मिनिस्टर CNN पे बैठता है, एक इंटरनेशनल चैनल पे, और कहता है कि हमने उनके 6 जहाज गिरा दिए। और जब पलट के उससे पूछा जाता है कि सबूत कहां हैं, तो वो कहता है पूरे सोशल मीडिया पे फैले हैं। मतलब हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल कि आप सोशल मीडिया को एक देश का रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सबूत की तरह पेश कर रहा है। तो क्या ये ऑप्टिक्स, चाहे 6 जहाजों के गिराने की झूठी खबर की बात हो, या फिर ये 10-12 लोगों को मार देना हो, जिसमें से ज्यादातर मुसलमान है, जो वो हिंदू मुसलमान की बात लगातार करता है, तो ये जो सारा कुछ है, ये क्या केवल अपने लोगों को एक ऑप्टिक्स देने के लिए है या कुछ और है? देखो ये एंटिसिपेटेड था जब हमारी स्ट्राइक हुई थी, ये क्योंकि हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन हिट नहीं किया, तो पाकिस्तान तो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट कर नहीं सकता, क्योंकि दैट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। हमने तो प्रोएक्टिव स्टांस लिया, जो अमेरिका और बाकी देश करते रहे कि भी हमें अंदेशा था यहाँ पर टेररिस्ट हैं और ये इनके कैंप हैं, और बता के किया है ना। तो दे स्पेशली पुंछ, वेरी डिसहार्टनिंग, एक बहुत अच्छा शहर है, और जहां पर अंदर रहने वाले मेजॉरिटी लोग जो है सिख और हिंदू हैं, मुस्लिम्स भी बहुत है, तकरीबन बराबर मिलेंगे वहां पर, बिल्कुल शहर के बीच में। मैं पुंछ में 3 साल रहा हूं, हमने पोस्टों पे बहुत फायरिंग देखी है, बहुत ज्यादा, लेकिन शहर के अंदर गोली गिराना पुंछ में कभी नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत इन्होंने जब किया था 99 वगैरह में, पलनावाला में, छमजौड़िया में, अखनूर के इलाके में, वहां गांव के ऊपर, क्योंकि फिर वहां क्या है, गांव की थोड़ी डेमोग्राफी चेंज होनी शुरू हो जाती है और हिंदू गांव आ जाते हैं, वहां फिर ये इन्होंने बहुत केयर, बट हम ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। फिर वो फ्लैग मीटिंग करके मान जाते थे कि ठीक है सर,
हमारे भी गांव वाले वो कर रहे हैं, अभी आप भी बंद कर दें, हम भी बंद कर देंगे। तो ये होता रहता था पहले। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पुंछ पे हमला किया, जहां काफी बच्चे औरतें मारे गुरुद्वारा गए, गिराया, गुरुद्वारा गिराया गया है, और मतलब गुरुद्वारे में तो दोबारा शब्द और पाठ शुरू हो गए हैं, चोट थोड़ी क्षति पहुंची है, उसको गिराया नहीं गया। ऐसे ही नॉर्थ में उन्होंने, नॉर्थ कश्मीर में भी किया है, और अभी अंदेशा की अक्रॉस द बॉर्डर जो है, अब ये छोटी मोटी हरकतें करते रहेंगे इस टाइप की। आर्टिलरी, अब मेन आर्टिलरी खुल चुकी है, ये पहले स्मॉल आर्म्स फायर था, अब जो है तोपखाना खुल चुका है। तो अब हम भी इक्वली रिटेलिएट कर रहे हैं, हमारे पास भी टारगेट है, और हमने तो, हमारे पास टाइम भी था तैयारी का। बट ये पाकिस्तान की फौज बहुत, मैं कहूं, इनकी जो फितरत है, इनके पास एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, जिनका काम है वीडियो गेम की वीडियो बना के दिखा देना। कोई 10 साल पुरानी कहीं और की कोई टैंक का फ्यूजलाज गिरा हुआ, उसको बोलना चाहिए देखो ये एयरक्राफ्ट गिरा हुआ है। तो इस टाइप की बचकानी हरकतें बहुत करते हैं ये लोग। इनकी इंग्लिश से मुझे पता चल जाता है ये ट्रोल है पाकिस्तान का। कईयों को तो मैं कहता हूँ यार पहले थोड़ा पढ़ लिख लो तुम लोग। तो दे विल डू दिस, बट आई थिंक आवर सर्विसेज, आवर सिक्योरिटी फोर्सेज एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन आवर होम मिनिस्ट्री, जिसके नीचे इंट एजेंसीज आती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये बहुत जबरदस्त जरूरी है, और वो हो भी रहा है, वो जमीन पर नजर भी आ रहा है। लेकिन एक सवाल है ना कि जब अंदेशा था, आपने भी बताया कि पहले भी फायरिंग होती रही है, ठीक है, बाउंड्री पर होती रही है, विलेज के अंदर नहीं हुई है, टाउन के अंदर नहीं हुई है, तो इवैक्यूएशन क्यों नहीं करा लिया गया? बेहतर नहीं होता कि हम इवैक्यूएशन पहले करा लेते, हमारे लोग बच जाते शायद? नहीं अशोक जी, मैं सुन रहा हूँ, बट आप शहर को कैसे इवैक्यूएट करोगे? कभी भी नहीं किया पहले हमने। पुंछ को कैसे? पुंछ कोई गांव तो है नहीं कि 500,000 लोग मैं हैं गया हूँ, उनको गाड़ी में मैं बैठ के। गया हूँ, आप गए होंगे पुंछ? अब तो मैं तो मैं बहुत पहुंच साल गया हूँ। पहले गया था, बट पुंछ इज क्वाइट अ टाउनशिप है, पुंछ इतना बड़ा। और अगर आप इवैक्यूएशन शुरू कर दोगे, किस किस का करोगे? फिर पुंछ के बाद हमारे जो है ये बिम्बर गली है, फिर आगे रजौरी के पास है, नौशेरा है, लाम है, खुरेटा है, अखनूर फिर है, उधर सारा निकल कुछ जाएंगे हम, पल्लावाला वगैरह। फिर तो एक पैनिक हो जाएगा, लोगों में पैनिक पैनिक हो लग जाएगा, जाएगा। देश में पैनिक हो जाएगा, ये तो हमें इवैक्यूएट करा रहे हैं। सो आई डोंट थिंक ये ब्लेम करना सही है कि इवैक्यूएट करा लेते, और शहर इवैक्यूएट नहीं होते, गांव वगैरह कस्बों से आप लोगों को इवैक्यूएट करा सकते हो। सो जहाँ दो इट चार इज हजार जस्ट, लोग हैं वहां कराया जा सकता है। हाँ बहुत लोग हैं वहां, उनके बिजनेस, उनका धंधा, उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनके जो है मवेशी हैं, सब कुछ है वहां पे। इतना इंपॉर्टेंट टाउन है हमारा वहां पे। तो इट इज, ये है भाई, वो क्या करेंगे, वो जान करके वो ये डिवाइड जो है हिट करना चाहते हैं, ऐसे ही दिखाने के लिए कि देखो तुमको तो ये बचा नहीं पाए। बट आर पीपल आर वेरी रेजिलियंट। पुंछ के लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है 47-48 में भी, नहीं तो पुंछ चला गया था। अगर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह, और उसकी किसी और दिन बात करेंगे, कभी हिस्टोरिकल एक पॉडकास्ट करेंगे, नहीं, उसमें मैं बताऊंगा उस पर तो मैंने काफी काम किया है। कश्मीरनामा में एक लगभग आधा से आधा चैप्टर पुंछ के ऊपर और बाकी सारी चीजों के ऊपर है, तो थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ। बाकी आपके साथ बैठ के कभी कायदे से समझेंगे उसको, उसकी मिलिट्री एस्पेक्ट उसका कायदे से समझेंगे। सर, बलोच और अफगान को लेके मैंने आपको इसीलिए रोक दिया कि मैं शार्ट में कुछ भी नहीं चाहता था। आई वांटेड टू थोड़ा सा आपको ये समझिए कि हम एक रिसोर्स की तरह आज यूज कर रहे हैं उन सारी चीजों को समझने के लिए जो थोड़ी थोड़ी समझ आती हैं लेकिन पूरी समझ में नहीं आती हैं। तो ये देखिए, दो जगह सबसे ज्यादा खुशी का माहौल है, जो अगर ट्विटर को हम बिलीव करें। एक तो बलूचिस्तान में जबरदस्त खुशी का माहौल है, उतना तो शायद हिंदुस्तान के अंदर भी नहीं है। और दूसरा सर, अफगानिस्तान में जबरदस्त खुशी का माहौल है। ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था और पाकिस्तान के लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है। जो वो हिंदू मुसलमान कर रहा है, उसमें बलूचिस्तान भी मुसलमानों का इलाका है और अफगान तो ऐसे मुसलमानों का इलाका है कि हम भी उनसे नाराज रहते हैं कि भाई औरतों को इतना गुलाम मत बनाओ, थोड़ी आजादी दो। मतलब आप कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ काफी कहा जा रहा है अफगानिस्तान को और सारी चीजें कही जा रही हैं। अफगान और बलूचिस्तान में जिस तरह की खुशी है, नंबर 1, और जिस तरह से खैबर पख्तूनवा से इस बार शांति है, कोई खास सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कश्मीर को जानने वाले जानते हैं कि कश्मीर में उस इलाके से बहुत सारे लोगों को भेजा गया है। पहला जो कबायली हमला कहा गया था, उसमें पीछे पाकिस्तान की आर्मी थी फ्रंट पे, उनको लगाया गया था, तो वो बड़े प्रोएक्टिव रहे हैं। इस बार वो खामोश हैं। बलूचिस्तान में अभी कल इनके 7 या 8 आर्मी मैन को उड़ा दिया गया, उसके पहले ट्रेन उन्होंने ले ली थी, उसमें भी काफी कुछ किया था। उधर अफगानिस्तान में लोग खुश हैं, तो पाकिस्तान की कौन सी हरकतें हैं जिसने ये सारा कुछ पैदा किया है? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और दोनों पे मैं इसीलिए लिखता भी रहा हूँ। इसीलिए आपको पिछली बार मैंने नहीं बोलने दिया, क्योंकि मैं शार्ट में कुछ नहीं चाहता था। हाँ, और मैं जो है इन दोनों एरियाज को समझता हूँ थोड़ा बहुत।
और इनके बारे में मैंने लिखा भी है, जब सर्विस में तब भी लिखता जी। था, रिटायरमेंट के बाद भी मैंने बलूचिस्तान पे, अफगानिस्तान पे, और सबसे पहले बलूचिस्तान लेते हैं। देखो बलूचिस्तान ऑलमोस्ट 45% पाकिस्तान की टेरिटरी बलूचिस्तान है, लेकिन बिल्कुल। पॉपुलेशन 4-4.5% है, पॉपुलेशन नहीं है। और बलोच बहुत ही इंडिपेंडेंट किस्म के लोग हैं। 227 दिन तो ये इंडिपेंडेंट नेशन था, ये तो फिर जिन्ना ने और उनकी फौज ने किसी प्रकार से इसको अमेलगमेट कर लिया अपने अपनी टेरिटरी में। तो बलोच और इनके साथ अब शायद 5th या 6th मिलिट्री लेवल का ऑपरेशन बलूचिस्तान में चल रहा है। और वहां पर बड़ी सिंपल टैक्टिक्स है पाकिस्तान आर्मी की, वो जिस बंदे को उठाते हैं उसकी लाश कभी मिलती नहीं है। मिसिंग पर्सनल इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज, जो उनकी माओ को कभी अपने बच्चों की लाश नहीं देखने को मिलती। ये बहुत ही इस प्रकार से है। पिछले कम से कम भी 15-20 साल से किसी भी बलोच स्कूल के अंदर पाकिस्तान का परचम नहीं मिलेगा आपको, पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं बजता है। तो बलोच लोग बहुत, और पूरा मकरान कोस्ट, ऊपर से बलोच के जो रिसोर्सेज हैं वो बेच दिए हैं चाइनीज को बेच दिए हैं। दे आर वेरी रिच इन मिनरल। गैस, सुई गैस फील्ड, वहां से गैस निकालते हैं, जा रही है कराची, लाहौर, उनको गैस भी नहीं मिलती है। तो बलोच के साथ जो है, बलोच के साथ बहुत दरिंदगी से पेश आते हैं ये। और बलोच का इशू सिर्फ ये है कि क्रिटिकल मास नहीं है, क्रिटिकल मास चाहिए आजादी के लिए। पॉपुलेशन, जब बांग्लादेश में क्रिटिकल मास था, करोड़ों लोग थे और हो गया सारा काम, आपको पता ही है। तो बलूचिस्तान के अंदर जो है, दे रियली लव इंडिया। मैं कई बलोच लोगों को मेरे को फॉलो करते हैं, मैंने उनके साथ टीवी शो भी किया है, बहुत ज्यादा भारत को पसंद करते हैं। ऐसे सिंध में बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी जो एक मल्टी कल्चरल, एक सेकुलर काइंड ऑफ हमारी सोसाइटी, हमारे गाने, हमारी पिक्चरें, हमारी हमारी हर चीज जो है इनको बहुत पसंद आती है। तो बलूचिस्तान पे पाकिस्तान, और एक और चीज बता दूं, सिर्फ 4 से 5 घंटे दिन में पाकिस्तान आर्मी का रिट चलता है बलूचिस्तान में। वो सुबह 9-10 बजे से लेके शाम के 3-4 बजे तक। उसके बाद ये अपने अपनी छावनियों में बंद हो जाते हैं, और फिर बलोच फाइटर जो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं ऊपर नीचे, जो इन्होंने करना है। चाइना का बहुत प्रेशर है पाकिस्तान आर्मी पे, मतलब पूरी तरीके से कि आप सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे हमारे एसेट्स। तो ये बलूचिस्तान की कहानी है और वहां की सिचुएशन। अभी ट्रेन हाईजैकिंग की भी आपने बात की थी, तो वो कोई चांस ही नहीं है कि ये पाकिस्तान की पंजाबी मुसलमानों वाली इन्फेंट्री या उनकी आर्मी बलोच लोगों को कभी दबा सकेगी। लेकिन मैं इतना वो नहीं हूं कि मैं कहूं कि कल आजादी मिल जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल मास चाहिए, वक्त आएगा तब पॉपुलेशन देखेंगे। बहुत कम है। पॉपुलेशन जी। बहुत कम है। अब आते हैं अफगानिस्तान की बात। अफगान का आपको पता है ड्यूरेंट लाइन, आज तक अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रूलर रह लिए, किंग रह लिए, तालिबान 2.0 है और सब कुछ रह लिया, लेकिन आज तक किसी भी अफगान रूलर ने ड्यूरेंट लाइन को रेटिफाई नहीं किया। 1893 की लाइन है और पाकिस्तान ने पूरा पूरा सपोर्ट दिया। तालिबान को तो बनाया ही है। पिछली बार भी जब तालिबान 2.0 आया, आईएसआई चीफ जो है वो होटल के अंदर चाय पी रहे थे उसी दिन, जिस दिन जो है यूएस भागा, आईएसआई चीफ वाज इन अफगानिस्तान, और होटल में चाय पी रहे थे कि देखो हमने कमाल कर दिया, अमेरिका को भगा दिया, हमारे दोस्त यहाँ आ गए। लेकिन आज जो सिचुएशन है वहां पे, इतनी खराब सिचुएशन है कि उनको रेगुलर आर्मी वहां यूज कर रहे हैं, ये लोग हेवी आर्टिलरी का यूज कर रहे हैं, गन शिप्स का यूज कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट का यूज कर रहे हैं। और खासतौर पे जो है क्वेटा से आगे निकलने के बाद जो इनके पासेस हैं, वहां कई बार 20-20, 25-25 दिन पासेस में तालिबान और इनकी भिड़ जाती है और हजारों ट्रक खड़े हो जाते हैं, हजारों ट्रक, सारा काम बंद हो जाता है। तो एक तो ये है, अब तालिबान इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान एंड ये दे आर नाउ मोर प्रो इंडिया। अब मैं बताता हूँ अफगान लोगों की क्या थिंकिंग, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों के साथ भी मुझे उनको ट्रेनिंग देने का मौका मिला, उनको कई जगह विदेश में उनके साथ काम करना। वो दे जस्ट लव इंडिया, मतलब दे जस्ट उनके घरों में शाम का खाना तब बनता है जब वो हमारे सीरियल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा। और वहां के बच्चे, और एक और चीज बताऊं, भारत को बहुत प्यार और आदर से देखते हैं, और पाकिस्तान के लिए क्या शब्द यूज होता है वो मैं आपको बता नहीं सकता। जब अगर रेफर करना हो कि भाई ये पाकिस्तान ने कर दिया, ये पाकिस्तानी है, तो दे आर ट्रीटेड जस्ट लाइक अ डॉग। मतलब वो शब्द, कुत्ते का शब्द इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तानियों के लिए अफगान लोगों द्वारा, और हमारे लिए असीम प्रेम और आदर सत्कार हमारा। और खैर ट्रेड भी करते हैं, और जब उनका मुश्किल दौर था हमने बहुत मदद की।
खासतौर पे नॉर्दर्न लाइन्स की, उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, ताजिक हैं, ये बहुत बड़ी-बड़ी कम्युनिटी है। वो बहुत भारत को यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं। हमने इनकी ट्रेनिंग भी कराई और मैं तो शुरू से, जब से ये हुआ है तालिबान का, मैं तब से इस बात का हिमायती रहा हूँ कि हमें तालिबान से बात करनी चाहिए और हमें जो है उनके साथ, उनको जो मदद चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड तो देना। अभी पीछे भेजे थे हमने 500 या 600 या 5000 टन गेहूं भेजा था अफगानिस्तान। हमें करनी चाहिए उनकी मदद, क्योंकि हम, और यही एक तरीका इन पाकिस्तानियों को, इनकी फौज को सीधा करने का, कि अफगानिस्तान में हमारे फेवर के लोग रहे और ह्यूमैनिटेरियन, हमने कोई वहां पे फौज भेज के कुछ करना नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट है, एजुकेशन में है, बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमने बना रखा है, उनकी पार्लियामेंट हमने बना रखी है, इतने सैकड़ों बच्चों को हम स्कॉलरशिप, वजीफा देते हैं भारत में आके पढ़ने के लिए, ट्रीटमेंट के देते हैं, वीजा देते हैं। तो वो सब चीजें हमें करनी चाहिए। और अफगानिस्तान इज आर a very important strategic neighbor, and that is the only way to choke पाकिस्तान, कि इधर अफगान, वहां बलोच। और टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा भाई, वो तो कोई उग्रवादी नहीं यहाँ भेजते, वो सब पाकिस्तान आर्मी को ठोकते हैं और बुरी तरीके से। तो और मैं सच में, पाकिस्तानी ऑफिसर ने मुझे खुद ये कहा था, सर आप क्या बात करें, हम तो क्वेटा से अगर कराची घर आना पड़ता है तो गाड़ी के अंदर एक पिस्टल लेके निकलना पड़ता है कि रास्ते में पता नहीं कौन रोक ले। हम ये सोच नहीं सकते, इंडिया में हमने इतना सब देख लिया अपनी जिंदगी में, कभी हमने अपनी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में पूरे भारत में घूमते रहे, हमने कभी ये मतलब इतनी इनसिक्योर कभी भी नहीं फील, कश्मीर में भी नहीं। कश्मीर में भी मैं कल चले जाऊं तो मुझे कोई डर नहीं है वहां पे। तो ये है सर, मैं 2014 के बाद 25-26 बार कश्मीर जा चुका हूं किताब के रिसर्च के लिए। आपको तो वो इलाके पता है, डीप साउथ में गया हूं जहां कश्मीरी पंडित फैमिलीज को मैं ढूंढ रहा था, डीप नॉर्थ में गया हूं और मतलब विलेज में रुका हूं बाकायदा। 7 बज गया तो गांव वालों ने कहा नहीं अब तुम्हें जाना नहीं है, यहीं रुको, सुबह जाना। तो आराम से रुक गए, जिनमें किसी को मैं नहीं जानता था, मैं और मेरा ड्राइवर, और हम रात भर रुके हैं। तो सही कहा आपने कि इतना अनसेफ तो कश्मीर में कभी फील नहीं किया। वो सर एक, हाँ, आपकी बात में बस इतना जोड़ना मैं चाहूंगा, शायद आप भी इससे सहमत होंगे कि अफगानिस्तान या बलूचिस्तान या बाकी जिन जगहों की आपने बात की जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो आपने अंडरलाइन किया कि हमारा जो सेकुलर कैरेक्टर है उसको बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बना के रखना पड़ेगा। अगर हमारा सेकुलर जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा तो भी बहुत सारी दिक्कतें कल को पैदा हो सकती हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। आखिरी बात सर, टू कंक्लूड, दिलावर साहब की कहानी तो हम सुनेंगे कभी ना कभी, आप तो आपने इंटरेस्ट पैदा कर दिया है, लेकिन आज सर मैं चाहता हूं कंक्लूड आप से करना कि आगे क्या संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं जो कुछ चल रहा है उसके मद्देनजर। देखो, आगे ये एस्केलेट होगा, जहां तक मेरा ख्याल है ना, क्योंकि अगर उन्होंने पुंछ में हमारे सिविलियंस को मारा है, बाकी जगह मारे हैं, तो क्या हम इनको ऐसे ही जाने देंगे? और दूसरी चीज जो है, अब वो अगर ड्रोन्स दोनों तरफ से, और एयर अगर असॉल्ट या एयर एविएशन, दोनों की एयरफोर्स अगर इन्वॉल्व है, दोनों की आर्मी इन्वॉल्व है, हमारी नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन जो भी करें सोच समझ के करना है हमने। देश के अंदर एकता और अखंडता बनाए रखनी है अपनी। वी शुड स्टैंड यूनाइटेड, एंड जहां मौका मिले, आप जैसे लोग करते हैं और बहुत लोग कर रहे हैं, call their bluff at each stage, and कोई फेक और इस चीज को बिल्कुल क्रेडेंस नहीं देनी है। एंड एस्केलेट होगा तो हम तैयार हैं, क्योंकि जो उन्होंने किया पहलगाम का, वो कोई देश माफ नहीं कर सकता इस चीज के लिए, उसकी कोई माफी कभी भी नहीं हो सकती। और जो माफ करेगा फिर 260 लोगों की मौत का रास्ता भी खोलेगा, ये भी एक है। अगर आप 26 को माफ करेंगे तो कल 260 मारे जाएंगे, ये पक्की बात है। कल मैं सर कंक्लूड ही कर रहा हूं। आज सुबह मैं ट्विटर पर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सुन रहा था, लिबरल जर्नलिस्ट थे, तो उनसे सवाल ये पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम जिस तरह की कंट्री बने हैं, हमारे यहाँ अपने अपने फिरके, अपने अपने कौम, अपने अपने इलाके के झंडे बुलंद होते हैं। एक नेशनैलिटी, कॉमन नेशनैलिटी हम डेवलप ही नहीं कर पाए। जबकि इंडिया में आपस में जितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन साउथ इंडियन होगा, नॉर्थ इंडियन होगा, ईस्ट इंडियन होगा, सब होंगे, लेकिन फाइनली अपने आप को इंडिया के साथ जोड़कर ही देखेंगे, एज अ इंडियन अपनी नेशनैलिटी को पेश करेंगे। और सर कितनी सुंदर बात है कि पिछले 3-4 दिनों से, मतलब सबसे मजेदार बात वो मैं दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि गाली गलौज है, असदुद्दीन ओवैसी को कोई पाकिस्तानी मुसलमान गाली दे रहा था और एक हिंदुस्तानी हिंदू जाता है वहां पर और कहता है, उसको गाली देता है और कहता है कि जैसा भी है हमारा है।
तो ये अगर डेवलप हो पाता है और ये अगर रहता है तो फिर हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता और हम हर मुश्किल के मुकाबले के लिए तैयार खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत बिजी थे, उसमें आपने वक्त निकाला और मैं चाहूंगा कि कभी आप यहाँ तशरीफ लाएं तो हम लोग बैठ के दिलावर साहब की भी कहानियां सुने और कुछ और कहानियां सुने और दर्शकों को भी सुनाएं। बिल्कुल। थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर।